गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाइजेंटिक एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं एफआई बीकॉम के इकोनॉमिक्स में। एफआई बीकॉम का जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर एक चैप्टर है ब्रेक इवन एनालिसिस, समतुल्य विश्लेषण। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी में भले ही बोल रहा हूँ लेकिन गुजराती और इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख के ये चैप्टर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ये जो चैप्टर है उसमें से आपको सम्स मतलब कुछ सवाल पूछे जाते हैं मैथमेटिकल, तो वो सम करने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूला सीखने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो। तो वो एफआई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। और दूसरी चीज, एफआई बीकॉम के जो भी स्टूडेंट है या फिर अभी टीवाई बीकॉम में है और वो अकाउंट कर रहे हैं, तो अकाउंट के अंदर ये चैप्टर टीवाई बीकॉम में भी आता है। इसके अंदर सेम फॉर्मूलाज के बारे में पूरा चैप्टर है, लेकिन उसमें थोड़ा डीप में है। तो एफआई बीकॉम के स्टूडेंट्स ये चैप्टर टीवाई बीकॉम के लिए भी सीख सकते हो, ना कि केवल इकोनॉमिक्स एफआई बीकॉम के लिए सीखना है आपको। और आपकी लाइफ के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से बिजनेस करना चाहते हो, अच्छे से अपने कॉस्ट को कम करना चाहते हो, तो जब भी बिजनेस करो तब। तो यहाँ पे टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी अगर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है ये चैप्टर का, तो वो अकाउंट्स के लिए ये चैप्टर उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सब ज्यादातर फॉर्मूलाज को कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस, समतुल्य विश्लेषण, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का चैप्टर है। लेकिन अकाउंटेंसी में टीवाई बीकॉम में इस चैप्टर का नाम है निर्णय घड़तर प्रक्रिया, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको टोटली इतने वर्ड्स को समझना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग रिवेन्यू मतलब वेचाण आवक, वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च, वो एकम दीठ मतलब पर यूनिट भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन रेशियो, प्राइस वॉल्यूम रेशियो, एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, लेकिन नॉर्मली इकोनॉमिक्स में ये यूज होता है और अकाउंट में ये यूज होता है परसेंटेज वाइज, इसको परसेंटेज में नहीं लेते हैं। प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, समतुल्य बिंदु इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो ये सब के बीच में जो रिलेशन है उसको समझना है। वो समझने के लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, कि हमारे पास अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेल्स मतलब बिक्री बेचान, तो सेल्स जो है वो हमारा पर यूनिट भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है, सेलिंग रिवेन्यू भी हो सकता है। तो सेल्स एंड सेल्स रिवेन्यू कोई भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर मैं ले रहा हूँ यूनिट। समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर तो बहुत मस्त है समझने के लिए। तो यूनिट जो है, अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करता हूँ, मार्केट में उसकी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से मैं प्रोडक्शन करता हूँ, और जो भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ वो मैं वहां पे मेरा सेल हो रहा है। तो इतना मेरा यहाँ पे धारणा है, सपोजिशन की जित डिमांड है उस हिसाब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के हिसाब से सेल हो रहा है। तो समझ लीजिए कि मैं एक फैक्ट्री चालू किया, नई फैक्ट्री चालू किया, और मैं एक ही यूनिट का वहां पे प्रोडक्शन करता हूँ, एक ही यूनिट की डिमांड है। यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूँ, रुपीज की नहीं। लेकिन जब यहाँ पे मैं नीचे बात करूंगा वो सब रुपीज की बात करूंगा। तो सेल्स, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का मैं सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक यूनिट जो है उसकी वैल्यू जो है, उसकी सेल्स रिवेन्यू जो है, उसको सेल करूंगा तो जो मुझे रिवेन्यू मतलब आवक मिलेगी, तो वो सेल्स रिवेन्यू समझ लीजिए कि 200 रुपीज है। एक यूनिट का एक एकम दीठ कीमत यहाँ पे 200 रुपीज है। और अभी वो बेच तो मैं रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मेरे को मतलब माल सामान मतलब यहाँ पे मटेरियल बोलते हैं जिसको, मजदूरी लगता है, और वो पूरा जो एक यूनिट के ऊपर लगता है। समझ लीजिए कि ये मार्कर है, तो एक मार्कर को बेचने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए, एक यूनिट के लिए मुझे जो खर्च लगता है वो मेरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। और वो यूनिट
मतलब एक यूनिट, जितने यूनिट होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को इफेक्ट करता है। यूनिट कम तो वेरिएबल कॉस्ट कम, यूनिट ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। उसको हम गुजराती में चलित खर्च बोलते हैं। तो चलित खर्च मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरा एक यूनिट का, समझ लीजिए कि 200 रुपये में से यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 120 ले लेता हूँ। 120 रुपीज मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। 120 रुपीज मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो इतना कॉस्ट तो मेरा चला गया। अभी जो बाकी जो बचा उसको मैं बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 80 रुपीज बच गया। तो 80 रुपीज एक यूनिट का मुझे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक यूनिट ही मेरे को यहाँ पे कॉस्ट हो रहा है। एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वही मेरे को हो रहा है। कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं वो मेरे को यूनिट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। यूनिट के साथ उसको कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं एक यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 50 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 50,000 यूनिट बनाऊं, अगर मेरी फैक्ट्री की टोटल उसको बोलते हैं कार्य क्षमता 5,000 यूनिट की है, अब तो अगर मैं 5,000 बनाऊं, चाहे मैं एक यूनिट बनाऊं, मेरे को वो फैक्ट्री का एक्सपेंस लगने ही वाला है। फैक्ट्री का अगर मेरे को रेंट देना है तो वो देना ही पड़ेगा, वो फिक्स है। एक बनाऊं चाहे 5,000 बनाऊं, अगर मैं वहां पे एक बनाऊं चाहे 5,000 बनाऊं, वो फिर उसमें जो मशीनरीज होगी उसका डिप्रिशिएशन मतलब घिसाई मतलब घसारो जो भी होगा वो उतना ही होगा। तो वो जितना मेरे को सैलरी देना पड़ेगा वो उतना ही देना पड़ेगा, चाहे एक बनाओ चाहे 5,000 बनाओ। अकाउंटेंट को सैलरी देना पड़ता है, प्यून को सैलरी देना पड़ता है। तो वो सब ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपने एक ही बनाया एक ही बेचा तो मैं क्या, मेरे को उतना कम पैसा दे दीजिए। तो उसको मुझे पूरा सैलरी ही देना पड़ेगा। और उन सबको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट मेरा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, एक एक यूनिट के हिसाब से नहीं होता। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। यहाँ पे थोड़ा यूनिट वाइज लिखना पड़ेगा। 10,000 रुपीज अगर मेरा फिक्स कॉस्ट हो रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट को भी अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तब जो मुझे फिर भी मेरे पास जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये जो बच जाएगा तो यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्मॉल नंबर्स में से भी नंबर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, और अगर पॉजिटिव में आएगा तो ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा। तो 10,000 माइनस 80, 9,920, ये मेरा प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। और ये लॉस होने वाला है क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ा है और हमारा सेलिंग केवल एक ही यूनिट का हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता देता हूँ। तो 200 रुपीज का मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे को 200 रुपीज मेरे को मिल रहे हैं। एक यूनिट बेच रहा हूँ तो 200 रुपीज मेरे को मिल रहा है पैसा, मेरी रिवेन्यू हो रही है। और मेरा एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट होता है 120। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मेरे को एक यूनिट पे 80 रुपीज मिल रहा है। और वो 80 रुपीज जो मुझे मिल रहा है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा कंट्रीब्यूशन, जो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए काम आता है। लेकिन धीरे धीरे कवर करते करते फिक्स कॉस्ट अगर पूरा कवर हो जाता है और कंट्रीब्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है, तब मुझे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे तो बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए पूरा नहीं है। तो ये उसको मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूशन। तो ये हमने माइनस किया, फिक्स कॉस्ट को भी हमने माइनस किया। अभी मुझे आप बताओ कि मुझे ये कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए पूरा करना है, तो मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन जितना आपका फिक्स कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी आपका उतना ही होना चाहिए। और 10,000 कंट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे, तो आप मुझे बता सकते हो 80 रुपीज कंट्रीब्यूशन के लिए एक यूनिट है, तो 10,000 के कंट्रीब्यूशन के लिए कितना होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करोगे 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 80। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। और फॉर्मूला कैसे बन गया, तो ये आपका मतलब आंसर आ जाएगा। आंसर हम ले लेते हैं इसको। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 80 आपका हो रहा है 125। अगर आप 125 यूनिट आप सेल करोगे, प्रोडक्शन करोगे,
उसके उतने यूनिट्स को आप बनाओगे तो 125 यूनिट का 200 रुपीज के हिसाब से आपका रिवेन्यू हो जाएगा 25,000, आपकी वेचाण आवक हो जाएगी 25,000। उसमें से पर यूनिट 120 के हिसाब से 125 इंटू 120 इज इक्वल टू 15,000। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट में ही चला जाएगा, प्रोडक्शन में ही चला जाएगा, वो जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में ही चला जाएगा। तो बाकी फिर भी बच जाएगा 10,000, उसको आप फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो और वो कंट्रीब्यूशन पूरा हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट सेम हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 0 और यहाँ पे लॉस भी नहीं रहेगा, तो वो भी बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस दोनों 0 हो जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की इस मतलब ये सिचुएशन, ये परिस्थिति को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस परिस्थिति को अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, मतलब गुजराती में बोले तो समतुट बिंदु बोलते हैं। तो समतुट बिंदु यहाँ पे लिखा है एकमोमा, तो यूनिट कितना है हमारा, वही हमारा आंसर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट हमारा 125 है और अगर उसको मनी में या रुपीज में या नाणा में बोले तो हमारे कितना जो सेल करना पड़ रहा है उस सेल्स को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक सेलिंग का ही एक टॉपिक है कि जो हम सेल कर रहे हैं, जो यूनिट हम सेल कर रहे हैं, उस जिस यूनिट पे हम सेल करेंगे और हमारा ना प्रॉफिट ना लॉस हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर उसकी हमारी जो रेवेन्यू है उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो 25,000 का जब हम रुपीज का हम सेल करेंगे तब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट जितना हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट जितना हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट रहेगा नहीं, मतलब लॉस भी रहेगा नहीं, और नो प्रॉफिट लॉस नो लॉस की इस सिचुएशन को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमको मिल गया। अगर मैं यूनिट में बोलूं तो 125, लेकिन उसको मैं 200 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को मैं सेलिंग प्राइस जो है मेरा उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 10,000 इंटू 1/80 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस जो है मेरा 125, तो ये मुझे 200, तो ये मुझे मिल जाएगा 125 इंटू 200 एंड इट विल बी 225,000। अब ये मेरे पास दो फॉर्मूला मिल गए मुझे, ब्रेक इवन पॉइंट का और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का। कैसे मिला, अभी मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूं। आप मुझे बताओ ये 10,000 क्या है। आप 10,000 इंटू 1 मतलब 10,000 तो है, ये 1 जो है वो तो पर यूनिट हमारा यूनिट नंबर ऑफ यूनिट है, तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हम 1 से ही उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 10,000 जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, क्योंकि 1 यूनिट की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे अगर टू नंबर का हम कंट्रीब्यूशन होता 160 होता तो अभी हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते थे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 10,000 है। और 80 रुपीज क्या है, 80 रुपीज क्या, सॉरी हाँ ये अच्छा कंट्रीब्यूशन, सॉरी माय मिस्टेक, ये 10,000 जो है ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। और ये जो 80 रुपीज है वो हमारा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 10,000 ये जो है वो एक्चुअली हमको इसके इक्वल बनाना है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल बनाना है। तो 10,000 को फिक्स कॉस्ट के इक्वल बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट लेना है और फिक्स कॉस्ट जो है वही हमने यहाँ पे ले लिया था, इसलिए यहाँ पे जो आया है वो हमारा फिक्स कॉस्ट के हिसाब से लेना है। और 10,000 जो फिक्स कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन हमारा 80 रुपीज है, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन 80 रुपीज और हमको मिल गया ये आंसर पर इन यूनिट। लेकिन इस आंसर को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ये जो सी मतलब कंट्रीब्यूशन है वो कैसे मिलता है, तो हमारे सेलिंग मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S माइनस वी। ये कंट्रीब्यूशन सी जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा S माइनस वी। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, F अपॉन S माइनस वी और F अपॉन सी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको सेल्स से मतलब सेलिंग वैल्यू मतलब बिक्री एकम दीठ बिक्री वैल्यू मतलब एकम दीठ वेचाण कीमत, सेलिंग प्राइस पर यूनिट
यार सेलिंग प्राइस पर यूनिट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं अगर इस फॉर्मूला को बीईपी इज इक्वल टू एफ अपॉन एस माइनस वी, दोनों साइड में बीईपी इंटू एस एंड एफ अपॉन एस माइनस वी इंटू एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बीईपी इन रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू में आ जाएगा, वो यूनिट में था, ये जो था वो आंसर था हमारा यूनिट में, लेकिन हमें तो यहाँ पे रुपीज में मिल गया। अगर ये रुपीज में मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पे जो मेरा फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा, एस माइनस वी यहाँ पे है। तो एस को मैं यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, तो उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ, या फिर इसको मैं डिवाइड करके 1/s लिख सकता हूँ और वो जाएगा नीचे एच। और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ C/S। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो C/S क्या है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स क्या, C/S मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स जो है उसको हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो रेशियो है उसको हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो। इसको हम कंट्रीब्यूशन रेशियो बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो ये भी हमें आंसर देगा बीईपी में, लेकिन वो रुपीज में देगा। और कंट्रीब्यूशन रेशियो, अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो मतलब C/S का जो रेशियो है, अगर उसको मैं C/S का जो रेशियो है अगर उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखूं तो कंट्रीब्यूशन रेशियो को हम बोलते हैं पीवीआर। पीवीआर इज इक्वल टू प्राइस वॉल्यूम रेशियो, और उसको हम परसेंटेज में बोलते हैं। तो पीवीआर क्या हो जाएगा, तो देखो कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, SC/S, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है पीवीआर। पीवीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, C/S इंटू 100, क्योंकि ये केवल रेशियो है, जबकि ये रेशियो नहीं है, परसेंटेज में रेशियो है। अगर आपको परसेंटेज में बोलते हैं तो ज्यादातर पीवीआर वर्ड का यूज किया जाता है और नॉर्मली आपका सीआर का यूज किया जाता है। तो एफवाई बीकॉम में कंट्रीब्यूशन रेशियो का यूज किया गया है, जबकि टीवाई बीकॉम में पीवीआर का यूज किया गया है। लेकिन टीवाई बीकॉम के अकाउंटेंसी के क्वेश्चन में या फिर यूनिवर्सिटी की एग्जाम में अगर आपको वर्ड दे दिया जाए कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर फाड़ा गुणोत्तर, तो वहां पे भी आपको पीवीआर ही समझना है और उसको कैलकुलेट उसी तरह कैलकुलेट करना है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई नया टॉपिक आ गया। तो टीवाई बीकॉम वालों के मतलब टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आपको एफ पीवीआर मिल गया, और एक टॉपिक हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे तो हम बीईपी पे पहुंचे, लेकिन अगर मुझे कुछ प्रॉफिट करना है तो क्या करना है। अगर मुझे कुछ प्रॉफिट करना है तो, अगर मुझे प्रॉफिट पे सेलिंग करना है तो मैं थोड़ी मतलब अगर बिजनेस करूंगा तो मैं मतलब बिन व्यापारी संस्था का काम नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी कोई बिन व्यापारी संस्था थोड़ी ना है। मेरा उद्देश्य तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना होता है, पहला मेरा फर्स्ट उद्देश्य तो वही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको समझ लीजिए कि प्रॉफिट कितना करना है आप खुद तय कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट करना है यहाँ पे समझ लो 20,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट में लिख दो 20,000। अभी आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 10,000। अभी 10,000 माइनस करने पे 20,000 आ गया, प्रॉफिट 20,000 है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स्ड कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाता है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है फिक्स्ड कॉस्ट को तो कवर कर ही लिया, फिर भी वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20,000, तो प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूशन मतलब फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन जो है फिक्स्ड कॉस्ट से भी ज्यादा है। तो सी में से हम एफ माइनस करेंगे, सी में से हम एफ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में ये प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 30,000। अभी कंट्रीब्यूशन हमारा 30,000 हो गया, और समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पहले हमने यही फॉर्मूला से हम ढूंढ लेते हैं। तो एफ हमारा था 10,000 और पीवीआर C/S सॉरी, वो जो है हमारा 80/200, मतलब 80/200 में कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ये हमारा बड़े 0.4 आ रहा है।
या फिर यहाँ पे बोले तो 40% आ रहा है, कुछ भी यहाँ पे लिखो, 0.4 लिखो या 40% लिखो। कैलकुलेटर में परसेंटेज अगर लिखते हो तो पर कैलकुलेटर में परसेंटेज का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे 0.4 आ रहा है, तो 10,000 जो है उसको 0.4 से मैं मतलब ये जो हमारा पीवीआर है। तो अभी आप समझिए कि आपका जो मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन है 30,000 है होना चाहिए, और 30,000 के कंट्रीब्यूशन के लिए आपका सेल्स कितना होना चाहिए। तो अभी आप देख लीजिए, आपका ये दोनों मिला के 30,000 होना चाहिए, लेकिन 80,000 पे एक यूनिट है, तो 30,000 पे कितना होगा, या फिर पीवीआर से अगर आप फाइन कर रहे हो तो रुपीज में 80,000 पे 200 है, तो 30,000 पे कितना होगा वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एफ की जगह आपका हो जाएगा 10,000 नहीं रहेगा, वो 30,000 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये केवल एफ नहीं रहा, अभी आपके पास यहाँ पे बीईपी में तो एफ था, लेकिन सेल्स में आपका केवल एफ नहीं रहेगा। ये कंट्रीब्यूशन में खाली एफ नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पे सेल्स में आपका हो जाएगा एफ प्लस पी, एफ प्लस पी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 की जगह आ जाएगा 30,000 एंड नीचे 0.4 हमारा पीवीआर है, तो पीवीआर 0.4, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपका आ जाएगा 75,000। तो आपका सेल्स हो जाएगा 75,000 रुपीज का। अगर आपको इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो पर यूनिट प्राइस आपका कितना था 200, तो इसको आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 375 यूनिट आपको सेल्स करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, 375 यूनिट को सेल करोगे तो पर यूनिट आपको 200 मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 आएगा। अब 375 को 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 375 इंटू 120 आपका 45,000 तो वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा, और आपका बच जाएगा 30,000, और 30,000 में से आप सैलरी चुकाओगे, भाड़ा आप रेंट चुकाओगे, तो 10,000 उसमें गया, फिर भी आपके पास 20,000 बच गया। तो वो कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, तो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करता है, और उसके बाद भी जो बच जाता है तो वो कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो दो चीजों का मिला जुला है, वो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक दूसरा वर्ड भी यूज करना होता है, टीवाई बीकॉम में, एफवाई बीकॉम में वो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमारा अभी इतना सेल हो रहा है और ये 75,000 रुपीज का सेल हो रहा है, या फिर 375 यूनिट्स का सेल हो रहा है, लेकिन अभी मुझे ये तय करना है कि ये चेक करना है कि अभी रिसेशन आ रहा है। रिसेशन मतलब डिमांड कम हो रही है मार्केट में, प्राइस कम हो रहा है मार्केट में, मतलब मंदी आ रही है। तो मंदी आ रही है तो क्या होगा, मार्केट में प्राइस कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो लोग डिमांड, प्राइस तो हम कम नहीं कर रहे हैं, प्राइस हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड कम हो रही है तो कितनी डिमांड कम होते होते कितनी होगी, और मेरा सेल कम होते होते कितना होगा, तब तक मैं सेल कर सकता हूँ, और मैं मतलब बिना लॉस किए मैं सेल कर सकता हूँ। बिना लॉस किए मतलब मेरा प्रॉफिट नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसको ये पॉइंट तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और इन दोनों के डिफरेंस जो है वही हमारा है सलामती गाड़ो, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये रिसेशन आने वक्त हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ध्यान रखना पड़ता है कि ये कितने 375 में से कम होते होते कितना होगा, तब तक मुझे लॉस नहीं होगा। और इस एरिया को इस गाड़ा ने सलामती गाड़ो मार्जिन, इस मार्जिन को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है या फिर सलामती गाड़ो जो है वो क्या हो गया, तो वो हमारा हो गया हमारा एक्चुअल सेल जो है, एक्चुअल सेल अभी हमारा जो बिक्री है उसमें से हम ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सलामती गाड़ो। लेकिन एक्चुअल सेल्स का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया एफ प्लस पी अपॉन पीवीआर, या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो, या फिर सी माइनस वी। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ अपॉन पीवीआर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला में से
कुछ चीज कॉमन निकाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं दोनों में से पीवीआर को कॉमन निकाल सकता हूँ, 1/पीवीआर को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो बाकी क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया एफ प्लस पी माइनस एफ। तो एफ एफ यहाँ पे कट हो गया, तो हमारे पास बच गया प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। प्रॉफिट अपॉन पीवीआर ये रुपीज में आएगा, क्योंकि ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में हमने यूज किया। तो 75,000 में से 25,000 जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 50,000। और हम इसको चेक कर लेते हैं, ये तो 50,000 रुपीज में आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसको, अगर मैं यहाँ पे एस माइनस वी का यूज करता, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता 200 रुपीज 250 यूनिट आ जाता, और ये हमारा रुपीज आ जाता। ये क्या कह रहा है कि 50,000 का आपका सेलिंग कम होगा तब तक आपको लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा है 250 यूनिट्स का अगर आपका सेलिंग लॉस होगा तब भी आपको सेलिंग में कमी होगा, तब भी आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं कि पी कितना है हमारा, प्रॉफिट हमारा कितना है। प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 20,000 और पीवीआर कितना है, तो पीवीआर हमने ढूंढा था 0.4। अभी 20,000 को 0.4 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 50,000, क्योंकि वो 20,000 है, वो 50,000 का 40% है, अगर आप परसेंटेज में ले लीजिए तो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता चल गया होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे से अगर इतने फॉर्मूलाज को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको नए कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूला को इधर उधर करके बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं। तो कभी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में यूनिट में देना होता है, कभी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में क्वेश्चन पूछा होता है। अगर ये आपने ये फॉर्मूला का पीवीआर का यूज कर दिया और बाद में आपको बोला कि वो आपको यूनिट में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर सेल्स, जो भी आपको पूछा है, रुपीज में सेल्स में आपको मिल गया है, इन सेल्स जो है जो भी है, तो अगर वो आपको मिल गया है, तो अगर आप उसको आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट या सेल्स जो है वो आपको यूनिट में मिल जाएगा। अगर यूनिट में दिया उसको सेल्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको रुपीज में भी दे देना है आंसर और यूनिट में भी दे देना है। लेकिन आपको अगर यूनिट में मिल ही नहीं रहा है, खाली रुपीज में ही मिल रहा है, तो आपको केवल रुपीज में ही देना है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अच्छे से 2 बार 3 बार समझने के लिए देखिए, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकोगे।